जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। तो साथियों, हम आपको बता दें कि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के तहत खिलजी वंश के बारे में यानी उसका पार्ट 1 देखा था और खिलजी वंश का पार्ट 2 हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। यानी उस खिलजी वंश के पार्ट 1 में जो बातें छूट गई थी वह हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी का भूमि सुधार, इसके बाद और सारे चीज़ हम देखे थे, बाजार नीति देखे थे और यहाँ पर हम लोग कुछ सैन्य व्यवस्था, खिलजी का कैसा साम्राज्यवाद था, यह सब जानने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, उसका मतलब सांस्कृतिक योगदान कैसा रहा था। और इसके बाद यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, यह बहुत ही एक प्रसिद्ध शासक था। इसके बाद के जो कुछ शासक आएंगे दोस्तों, वह जो है अपने स्तर पर तो ठीक ही हैं, लेकिन फिर भी उतना आगे इस खिलजी वंश की सिलसिला को जारी नहीं रख पाता है। यानी उसका बागडोर जो है डगमगा जाती है। यानी अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद ऐसा लगता है कि खिलजी डायनेस्टी का स्तंभ गिर गया है। इस तरह से लगता है, उसका राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। और वहाँ के बाद से जब यह मतलब इसका सिलसिला लगता है कि अंत में समाप्त हो रहा है, तो इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक नाम के व्यक्ति हैं जो सत्ता का बागडोर अपने हाथों में लेता है और क्या करता है, इसका फायदा उठा करके वह तुगलक वंश, नया वंश यानी तुगलक वंश का नींव भी डालता है और तब वहाँ से तुगलक वंश का सिलसिला जारी होता है। आइए वो सैन्य इसका व्यवस्था के बारे में और अन्य जो छूटी हुई बातें हैं उन्हें देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु जब होता है तो अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के साथ ही उनके द्वारा जो बाजार व्यवस्था था वह समाप्त हो गया। यानी वह जो एक 3 नए प्रकार का बाजार व्यवस्था जो लागू किया था वह समझिए कि समाप्त हो चुका था। और क्या, तो यहाँ पर देखेंगे 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुछ रचना है और उन रचना के माध्यम से क्या बातें पनप के आ रही है, आइए उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। एक है अमीर खुसरो और एक है शेख नासिरुद्दीन। अमीर खुसरो की रचना है खजाइनुल फुतूह और शेख नासिरुद्दीन की रचना है खयारुल मजलिस। अब ये जो अमीर खुसरो और शेख नासिरुद्दीन जो है, इन दोनों की रचना में अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति के बारे में विशेष रूप से बयां किया गया है, यानी विशेष रूप से दर्शाया गया है। यानी क्या है इन दोनों के रचना में, तो बाजार, इन दोनों की रचना से यही बातें निकल के आती है कि बाजार सुधार से जनता की भलाई हुई। यानी अलाउद्दीन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बाजार व्यवस्था जो लाया गया उसके द्वारा जनता की भलाई तो हुई, लेकिन आगे क्या होता है कि असल में वह ऐसा लगता है कि ये जो अर्थव्यवस्था था, यानी उस बाजार नीति का जो अर्थव्यवस्था था उसका सामान्य नियमों का खिलाफ था। यानी जो एक प्रकार से जनरल रूल होते हैं, नियम होते हैं, उसके समझिए कि खिलाफ ही था। और क्या, किसान तथा व्यापारी पर एक विशेष प्रकार का बोझ था उस बाजार व्यवस्था के तहत। ऐसा अमीर खुसरो और शेख नासिरुद्दीन की रचना में बताया गया है। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सैन्य व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी सैन्य व्यवस्था का विस्तार करके क्या करता है कि बर्नी जो है, एक इतिहासकार बर्नी बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में यानी उसके काल में अलाउद्दीन जो है, अलाउद्दीन के पास 4,75,000 घुड़सवार सैनिक थे और अलाउद्दीन जो है खिलजी सेना का संगठन ठीक उस प्रकार से करता है जिस प्रकार से मंगोल सैनिक थे। क्योंकि आपको पता होगा ये अलाउद्दीन के समय में विद्रोह कर दिया जाता है और विद्रोह करने के बाद एक प्रकार का संधि होता है मंगोल के साथ। और संधि होने के बाद क्या होता है कि वो मंगोल सैनिक जो होते हैं वो दिल्ली में बस जाते हैं। और आपको पता होगा कि दिल्ली में बस जाने के कारण वह क्या, एक अपना जो है मुसलमान धर्म अपना लेता है और उसके द्वारा मुसलमान धर्म कबूल करने के कारण उस मंगोल सैनिक जो है वह क्या कहलाता है, नवीन मुसलमान कहलाता है। आपको पता होगा। तो यहाँ जो है उसका सेना का संगठन ठीक मंगोल पद्धति पर आधारित होता था।
और वर्णन के अनुसार बताया गया है कि ये अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों की टुकड़ी होती थी, 10,000 सैनिकों की टुकड़ी, और उन 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों का हुलिया रखना और घोड़े दागने का एक विशेष प्रकार का प्रथा चलवाया था, प्रथा प्रारंभ किया था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सैनिकों का हुलिया रखना और घोड़े दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो ये दिल्ली सल्तनत में ये खिलजी वंश के जो हैं अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने ही प्रारंभ की थी। देखिए, सैनिकों का मुर्तब कहा जाना, यानी कब सैनिकों को मुर्तब कहा जाता था? तो यथा उचित परीक्षण करने के बाद ही सैनिकों को मुर्तब कहा जाता था। ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के ऐसे पहले सुल्तान हैं, ऐसे पहले मुस्लिम शासक है जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया था। यानी सैनिकों को नकद देने वाला दिल्ली सल्तनत का यदि पहला कोई सुल्तान था तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने सैनिकों को नकद वेतन दिया था। अब सैनिकों को खुम्स, दोस्तों आपको भली भांति पता होगा खुम्स मतलब क्या होता है? तो खुम्स मतलब होता है लूट का धन, यानी जो अभियान होता था उसके दौरान जो धन लूटा जाता था उसे खुम्स कहते थे। तो सैनिकों को खुम्स यानी लूट का माल जो होता है पहले दिया जाता था, 5 भाग में 4 भाग दे दिया जाता था सैनिकों को और 1 भाग सुल्तान अपने पास रखता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के काल में क्या होता है कि सैनिकों को खुम्स यानी लूट का जो माल होता है वह 5 भाग में 4 भाग न दे करके मात्र 1 भाग देता है सैनिकों को और 4 भाग अपने पास रखता है, ऐसा यहाँ पर है। तब यहाँ ये जो हो गया है 4/5 के जगह पर निर्धारित कर दिया जाता है 1/5 भाग, यानी 5 भाग में 1 निर्धारित कर दिया जाता है, जिसके कारण वह जो नवीन मुस्लिम थे, नवीन मुसलमान थे, कौन? मंगोल सैनिक, उन्होंने विद्रोह कर देता है और वो विद्रोह कर देता है तो उनके द्वारा विद्रोह हो जाता है, फिर बाद में अपने विद्रोह को दबा दिया जाता है। यहाँ कहे तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये तो हो गया कि सुल्तान पहले लेता था 5 भाग में 1 भाग और जो 4 भाग बच जाता सैनिकों को दे देता था। लेकिन अलाउद्दीन के काल में क्या हुआ कि 5 भाग में 4 भाग अपने पास रख लिया और 1 भाग सैनिकों को दे दिया। यदि चौथाई में देखेंगे तो वहाँ बोलेंगे कि पहले 4 भाग में 1 भाग रखता था सुल्तान अपने पास, लूट का जो धन होता था खुम्स, और 3 भाग देता था सैनिकों को, जबकि अलाउद्दीन के काल में 4 भाग में 3 भाग सुल्तान अपने पास रखता था और 1 भाग मात्र देता था सैनिकों को, ऐसा यहाँ बताया गया। अब आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद के बारे में, किस तरह से उसका साम्राज्य था। अलाउद्दीन का इच्छा था, अलाउद्दीन का मन में एक ऐसा इच्छा था कि हम भी सिकंदर महान की तरह विश्व विजेता बने और क्या एक नया धर्म चलाएं। यह एक विशेष प्रकार की उनके अंदर लक्षण थी। लेकिन आगे चल करके क्या होता है, इनके अंदर जो वो धारणा है कि हम एक विशेष प्रकार का नया धर्म चलाए, दोस्तों यह त्याग देते हैं। उसके बाद इन्होंने वही चीज़ अपनाया जो वास्तविक में सुल्तान को अपनाना चाहिए, यानी हिंदू को अपने धर्म की पूर्ण आज़ादी थी, धर्म का पालन करे, और मुस्लिम को अपने धर्म के पालन करने की पूर्ण आज़ादी थी। उससे पहले ख्याल आया कि हम एक विशेष प्रकार का धर्म चलाए, एक नया धर्म चलाएं, लेकिन त्याग देते हैं। अब दोस्तों क्यों त्यागते हैं? तो दिल्ली के कोतवाल होते हैं जिनका नाम है अला उल मुल्क। अला उल मुल्क है तो अला उल मुल्क सलाह देते हैं, यानी उनके सलाह पर विचार जो है वह त्याग दिया जाता है। अलाउद्दीन का जो विचार था वह त्याग दिया जाता है इन्हीं के सलाह पर, अलाउल मुल्क के सलाह पर। अब दोस्तों यह अलाउद्दीन खिलजी जो है एक उपाधि धारण करता है जिसे सिकंदर एसानी कहते हैं। अब दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी जो है सिकंदर एसानी की उपाधि धारण करता है। सिकंदर एसानी कहे तो सिकंदर द्वितीय, यानी सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया या फिर सिकंदर एसानी का उपाधि धारण किया। प्रश्न बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने सिकंदर एसानी या फिर
सिकंदर द्वितीय उपाधि धारण किया था? कौन? तो जवाब देंगे अलाउद्दीन खिलजी। अब दोस्तों, भारत के कुछ ऐसे प्रांत हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य नहीं किया, मतलब ऐसे कुछ प्रांत हैं जिस पर अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य नहीं था, उसका एक छत्र शासन नहीं होता था उस पर। देखिए वह भारत का कौन सा अंग या फिर कौन सा प्रांत रहा जो अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य उस पर नहीं रहा था। तो भारत का वह प्रांत था कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल और बिहार। यानी भारत के कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल और बिहार ऐसा प्रांत रहा जिस पर अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य नहीं था। अब देखिए अलाउद्दीन की सेना जो है, अलाउद्दीन की सेना विशेष कहिए कि सशक्त थी, मजबूत थी, क्योंकि यह अपने सेना का संगठन करता था मंगोल पद्धति पर। तो अलाउद्दीन की सेना भारत के सुदूर दक्षिण तक जाने का प्रयास किया, यानी वहां तक पहुंचा। लेकिन क्या होता, वहां तक तो पहुंच जाता है और जितना भी क्षेत्र जीतता है आक्रमण या फिर लड़ाई में, जितना भी क्षेत्र अलाउद्दीन खिलजी का सेना जीतता है सुदूर दक्षिण में, वह जीतने के बाद उस क्षेत्र को सल्तनत में शामिल नहीं कर पाता है, यानी सल्तनत में नियंत्रित नहीं कर पाता है। ऐसा था कुछ घटना। अब देखिए यहाँ तो हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा है कि भारत के कुछ ऐसे प्रांत थे जिस पर अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य नहीं रहा। और दोस्तों आपको यह भी बात हम बता दें कि भारत के कुछ ऐसे प्रांत रहे जिस पर आधिपत्य भले ही ना रहा हो, लेकिन वह अंग, वह भारत का क्षेत्र जो है कर दिया करते थे अलाउद्दीन खिलजी को, यानी टैक्स दिया करते थे। आइए जरा देखते हैं भारत का वह कौन सा क्षेत्र था, वह कौन सा प्रांत था जो अलाउद्दीन खिलजी को कर दिया करते थे। तो वह क्षेत्र था राजपूताना, और यादव वंश चलता था कहाँ पर? देवगिरी में। तो देवगिरी, काकतीय वंश का शासन चलता था तेलंगाना, तो वह क्षेत्र हो गया तेलंगाना। होयसल वंश का शासन चलता था द्वार समुद्र, तो हो गया द्वार समुद्र। ये जो तीनों है ये कर देने वाले कुछ राज्य थे। अब देखिए कुछ ऐसे भी थे क्षेत्र जो अलाउद्दीन का आधिपत्य कभी नहीं स्वीकारा। भारत के एक ऐसे भी क्षेत्र हैं जो जिसने अलाउद्दीन का आधिपत्य कभी नहीं स्वीकारा, और तो एक तो स्वीकारा भी नहीं, और क्या ऊपर से कर भी नहीं दिया था। हमने थोड़ा देर पहले क्या देखा था, भारत के कुछ ऐसे प्रांत हैं जिस पर अलाउद्दीन का जो है क्या, अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य नहीं रहा। कुछ ऐसे प्रांत है जो आधिपत्य नहीं रहा मगर कर दिया करते थे। और यहाँ हम क्या बोले, आधिपत्य तो रहा ही नहीं और कोई कर भी नहीं देता था। वह कौन सा क्षेत्र था? तो वह था भारत का सुदूर दक्षिण में एक वंश चलता था। दोस्तों भारत के सुदूर दक्षिण में वह कौन सा वंश था, कौन से वंश का शासन था? तो पांड्य वंश का शासन था। आप पढ़े होंगे, चोल चेर पांड्य पढ़े होंगे, वहाँ आप समझ सकते हैं। तो पांड्य शासक ऐसा था, पांड्य शासक ऐसा था भारत के सुदूर दक्षिण का जिन्होंने कभी अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य स्वीकारा नहीं और न ही कोई कर दिया था। अब देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आक्रमण अभियान जो होता है, आक्रमण जो किया जाता है, उसमें रणथंभौर को दिल्ली सल्तनत में अच्छी तरह से शामिल कर लेता है। यानी रणथंभौर को दिल्ली में शामिल कर ली, दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मंगोल जो हमला होता था, मंगोल हमला यानी मंगोल के आक्रमण, क्योंकि मंगोल से टसल होते रहता था, मंगोल और इनके बीच तनाव बने हुए रहता था। अब तनाव क्यों बने हुए रहता था, हम पहले ही बताए थे। इन्होंने एक सुधार किया, सैनिक सुधार में क्या कह देता है कि खम्स लूट का जो माल होता है उसमें वो जो परिवर्तन कर देता है, 4/5 जगह 1/5 भाग कर देता है, जिसके कारण कुछ मनमुटाव हो जाता है, वहाँ से टस शुरू हो जाता है, आक्रमण शुरू हो जाता है। तो मंगोल हमला से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक सीरी जगह है, सीरी में अपनी राजधानी बना लिया और राजधानी बनाकर उस सीरी वाले क्षेत्र को क्या कर देता है, किले बंद करता है, किले की बंदी करवाता है।
अब देखिए मंगोल का नेता होता है कौन, तो मंगोल का नेता था कुतलुक खान। अब दोस्तों मंगोल के नेता कुतलुक खान को 1299 में परास्त कर देता अलाउद्दीन खिलजी और अली बेग को 1304 में परास्त करता है। ये दोनों मंगोल का नेता ही था। मंगोल का नेता कुतलुक ख्वाजा, मंगोल का नेता कुतलुक ख्वाजा को 1299 में परास्त करता है और पुनः मंगोल का नेता जो है अली बेग उसको 1304 में परास्त कर देता है। अलाउद्दीन के काल में, अलाउद्दीन का कुछ ऐसा काल रहा होगा जहां मंगोल का कोई आक्रमण नहीं हुआ था। दोस्तों तो आपको बता दें हम कि अलाउद्दीन का कब समय ऐसा आया कि उस समय से आगे कोई मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था, तो हम बता दें कि 1307 के बाद, 1307 ईस्वी के बाद इस अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल का कोई आक्रमण नहीं हुआ था, एक भी हमला नहीं हुआ था। और यह भी हम आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोलों द्वारा 6 बार आक्रमण किया गया, उसके बारे में भी हम बताएंगे। देखिए अब अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सांस्कृतिक योगदान के बारे में देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने वह सांस्कृतिक योगदान क्या क्या दिया था। तो कुछ किले का निर्माण करते हैं, कुछ महल निर्माण करते हैं और सारी चीज़ें हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अब अलाई दरवाज़ा जो है वह क्या है, तो अलाई दरवाज़ा को आप कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। अलाई दरवाज़ा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार था। अब दोस्तों यहाँ पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद आ गया, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था, आप भली भांति जानते होइएगा, पिछले वीडियो में भी देखे होइएगा। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाता कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। पहली बार घोड़े की नाल की आकृति वाली मेहराब, पहली बार घोड़े की नाल वाली आकृति का मेहराब जो है उसका निर्माण करवाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी क्वेश्चन आएगा कि पहली बार घोड़े की नाल की आकृति वाली मेहराब का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। निजामुद्दीन का मकबरा है, निजामुद्दीन के मकबरे के परिसर में एक खाना मस्जिद का भी निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में 1000 स्तंभ वाला एक राजमहल है, उसका भी निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब वह दिल्ली में 1000 स्तंभ वाला राजभवन का नाम क्या है, तो उसका नाम है हजार सितून। दिल्ली में हाज ए खाज का भी निर्माण, हाज ए खाज को आप हाउस ए अलाई भी कह सकते हैं, उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अब देखिए अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे महान व्यक्तित्व को अलाउद्दीन खिलजी ने संरक्षण दिया। अब दोस्तों यहाँ पर अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का पहला दरबारी कवि बना था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला दरबारी कवि कौन बना, तो अमीर खुसरो। सिरी के किले का निर्माण भी करवाता है अलाउद्दीन खिलजी। और आइए अब और अन्य बातें देख लेते हैं। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु जो है 1316 ईस्वी में हो जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु 1316 ईस्वी में होता है, किस कारण होता है, तो इसे एक बीमारी था जो असाध्य था, असाध्य बीमारी के कारण इसकी मृत्यु 1316 में हो जाती है। अब मृत्यु के पश्चात क्या होता है, उस साम्राज्य में राजनीतिक उथल पुथल होना प्रारंभ हो जाता है, यानी राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो जाता, जो आगे भी व्याप्त ही रहता है। मलिक काफूर द्वारा, यानी इनके मृत्यु के बाद मलिक काफूर द्वारा सत्ता हथियाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सत्ता हथियाने का प्रयास तो किया जाता है मलिक काफूर द्वारा, और क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा स्वयं को यानी अपने आप को खलीफा घोषित कर लेता है, जो वहां पर दबा दिया जाता है। तो अलाउद्दीन का पुत्र है मुबारक शाह, मुबारक शाह कहिए या फिर आप उसे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी भी कह सकते हैं। तो ये मुबारक शाह का कार्यकाल चलता है 1316 से 1320 तक। अब दोस्तों 1320 तक चलता है। अब मुबारक शाह के बाद थोड़े दिनों के लिए खुसरो शाह गद्दी पर बैठता है, और क्या होता है,
खुसरो शाह को अपदस्थ कर दिया जाता है 1320 में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। और तब जाकर के गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जो है इसे अपदस्थ कर दिया जाता है और वहां से यानी 1320 में क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक डायनेस्टी का एक नींव रखा जाता है और तब जाकर के वहां से 1320 से तुगलक वंश का सिलसिला जारी रहता है और तुगलक वंश वहां से चलता है। दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन चलता है। अब देखिए यहाँ तो यह हमने देख लिया। अब मुबारक शाह यानी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है, आइए जरा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में हम जान लेते हैं क्या है। दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वह खलीफा की उपाधि लेकर के गद्दी पर बैठा था, खलीफा की उपाधि प्राप्त किया था, खलीफा की उपाधि ग्रहण किया था। अब देखिए दोस्तों यह कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है बहुत ही रोमांटिक व्यक्ति थे। अब दोस्तों ये रोमांटिक व्यक्ति कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है इसे नंगे स्त्री और नंगे पुरुषों की संगत बहुत पसंद था इसे। हाँ और क्या, और यह ऐसा व्यक्ति था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कि कभी कभी राज दरबार में स्त्री का वस्त्र पहन करके ही राज दरबार में दौरा करता था, चले जाता था स्त्री का वस्त्र पहन करके। और तो और बर्नी यहाँ पर अपने शब्दों में बयान किया है कि ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ऐसे दिल्ली सल्तनत के शासक रहे जो कभी कभी नंगे होकर के राज दरबार में दौरा करते थे, राज दरबार लगाते थे नंगे। अब देख लीजिए इस कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का हत्या कौन करता था। यहाँ पर देखे थे कि मुबारक शाह यानी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद खुसरो शाह गद्दी पर बैठता है, खुसरो शाह या खुसरो खान कहिए। तो दोस्तों इसका जो हत्या जो है इसी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का वजीर जो था खुसरो खान वही हत्या कर देता है। अब दोस्तों यह खुसरो खान कौन था? तो खुसरो खान जो है पैगंबर के सेनापति का उपाधि धारण कर लिया था, यानी खुसरो खान पैगंबर के सेनापति का उपाधि धारण किए हुए था। तो यहाँ तो हमने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में देखा था। आइए अलाउद्दीन खिलजी संबंधित कुछ और बातें जो बच गई उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ऐसे मतलब सुल्तान रहे जो अपने साम्राज्य में यदि उसके साम्राज्य में कोई व्यापारी बेईमानी करता था, यानी उस बेईमानी को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी देखता था कि बेईमानी हो रहा है, तो यानी जो व्यापारी कम तौलता था तो कम तौलने वाले व्यक्ति को शरीर से मांस काट लेने का आदेश दे दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने कि वैसे व्यापारी जो कम वजन देता हो, तो वैसे व्यापारी जो कम वजन तौलता हो और किसी व्यक्ति को देता हो कम वजन तौल करके, तो उस बेईमानी को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उस व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश जारी कर दिया था। अब दोस्तों देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी का जो कुछ भी आर्थिक नीति रहा, उन्होंने जो कुछ भी आर्थिक नीति अपनाया, तो उस आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उस आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी बर्नी की रचना है, तारीखे फिरोज शाही की रचना है, नहीं ठीक है बर्नी की रचना बोले थे, बर्नी की रचना तारीखे फिरोज शाही वहाँ से मिलती है। क्या देखे थे कि अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी यदि लेना हो, व्यापक जानकारी प्राप्त करना हो, तो वह व्यापक जानकारी कहाँ से ले सकते हैं? रचना है किनकी? बर्नी की रचना है। वह बर्नी की रचना क्या है? तारीखे फिरोज शाही, वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। राजस्व भूमि के तहत अलाउद्दीन खिलजी सर्वप्रथम मिल्क, इनाम और वक्फ के तहत जो भूमि दी जाती थी उस भूमि को वापस ले करके उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अब दोस्तों यहाँ पर बोले मिल्क, इनाम, वक्फ। मिल्क मतलब दूध मत समझिएगा, यहाँ पर यह समझ लिए कि एक प्रकार का कानून था मिल्क, इनाम और वक्फ, उसके तहत जो दिया जाता था भूमि उसे ही खालसा भूमि में बदल दिया गया। अब देखिए यहाँ पर दो ऐसे व्यक्ति हैं, एक है खजाइनुल फतूह और एक है रिहला। न व्यक्ति नहीं, ये है क्या? तो ये है रचना है किन्हीं का।
यानी खजाइनुल फतुह और रिहला, रिहला को रहला भी कह सकते हैं। तो खजाइनुल फतुह किसकी कृति है, यानी खजाइनुल फतुह किसके द्वारा लिखा गया, तो खजाइनुल फतुह जो है अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया यानी रचा जाता है। और रहला, रहला इब्न बतूता के द्वारा रचा गया, लिखा गया। दोस्तों आपको पता होगा कि इब्न बतूता कहाँ का व्यक्ति था, तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का रहने वाला था। अब देखिए फतुहस लातिन, फतुहस लातिन, फतुहस लातिन रचना किसकी है, तो इसामी की रचना है फतुहस लातिन। अब आइए और देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण अभियान में, दक्षिण अभियान जो करता है, विश्व अभियान चलाता है, तो उस दक्षिण अभियान में यानी भारत के दक्षिणी प्रांत को जीतने के लिए किसे भेजता है, तो उसे जीतने के लिए जो है मलिक काफूर को भेजता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है दिल्ली सल्तनत और खिलजी वंश के बारे में इसका भाग 2 देखे हैं। और हम लोग पूरे समझे कि खिलजी वंश का एक एक करके सभी बातों को बारीकियों से अध्ययन किया, जाना और समझा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा खिलजी वंश के तहत दोस्तों, वो मानचित्रावली वीडियो रहेगा। उसमें मानचित्र के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था, वहाँ हम उस मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों यदि मानचित्र के माध्यम से समझेंगे तो आपको आप में भी एक नई विशेष प्रकार की समझ विकसित होगी और आप भी जान पाइएगा कि वह क्षेत्र कहाँ था, कहाँ कहाँ आखिर दिल्ली सल्तनत था, तो दिल्ली सल्तनत से कहाँ कहाँ वह आक्रमण कर दिया था, किस किस क्षेत्र तक पहुँच गया था। इसलिए हम सोचे थे कि मानचित्र के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम वैसे तो यहाँ पर लिख देते, लेकिन एक मन में भी ख्याल आ गया कि मानचित्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना है। तो दोस्तों जिस तरह हमें अपना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, इसी तरह देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, और हम आपके लिए बैक टू बैक इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे और भी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और आप अपना इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। इस तरह हमें आपसे उम्मीद है और एक आशा और कामना भी करते हैं दोस्तों। तो आप इसी प्रकार देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।